हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं एमपीपीएससी की प्रैक्टिस और क्वेश्चन का दोस्तों अनुभव ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास आज जो है हम 12 नंबर की एफएलटी कर रहे हैं फ्रेंड्स से। मुझे पता है अभी काफी समय है, कई लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी भी जरूरत है, लेकिन कंपटीशन को जिस प्रकार से चल रहा है यह आपको समझना चाहिए। जिस प्रकार से आपका जो हर वर्ष कट ऑफ बढ़ रहा है, तो आप जरूर जो है इसे एक सीरियस मामला समझ करके आपको लगातार सतत अध्ययन करने की आवश्यकता है और इसका परिणाम निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव मिलेगा। कहता हूं कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, लेकिन अपनी हद रोशन करने से मुझके आखिर कब तक रोकोगे, आखिर कब तक रोकोगे। चलिए, तो हम दीपक सा जलना जो है प्रारंभ करते हैं। बाकी जो है कुछ लोग जो सूरज जैसा जलना चाहते हैं तो जलिएगा। फ्रेंड्स, जो पहला प्रश्न है हमारे पास में, आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि पीडीएफ चाहिएगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ ये पूरा पैनल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पीडीएफ में लिंक देखेंगे। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। किस धर्म के दोस्तों ग्रंथ हैं? अगर त्रिपिटक की दोस्तों बात करेंगे किसकी, तो देखिएगा दोस्तों, मूल्यांकन ही हमारा क्या होता है, खास होता है। क्वेश्चन पर मत जाइएगा, जिस प्रकार से हम मूल्यांकन करते हैं वही आपका जो है अति महत्वपूर्ण है और इसी से जो है आपके अधिकांश से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो दोस्तों त्रिपिटक है, त्रिपिटक क्या है? आपके धर्म ग्रंथ है और ये किससे संबंधित है? दोस्तों बौद्ध धर्म के संबंधित ग्रंथ है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो आप देखिएगा, तीन हैं आपके। एक है आपका विनय पिटक। कौन सा है? एक है आपके पास में विनय पिटक, एक है आपका अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, और एक है आपके पास में फ्रेंड्स से जिसे हम कहते हैं सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। तो ये तीन क्या है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के जो है आपके पिटक हैं। आपसे पूछा जाए कि इनमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, तो आप ये भी बताइए किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। तो विनय में जो है दोस्तों, विनय पिटक है, इसमें जो बौद्ध धर्म के जो संघ होता था, संघ संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। तो नियम किसमें दिए गए हैं? विनय पिटक में। और जो अभिधम्म पिटक में है, तो फ्रेंड्स इसमें जो गौतम बुद्ध का क्या होते थे, उनकी बातें हैं, यानी कि उपदेश, इसमें जो है गौतम बुद्ध जी के जो है उपदेश दिए गए हैं। और इसमें जो बौद्ध धर्म का मूल दर्शन है वो किसमें दिया गया है? आपका सुत्त पिटक में है। आपसे पूछे कि विनय पिटक की रचना किसने की थी, तो फ्रेंड्स जो उपाली थे, उपाली, इन्होंने विनय पिटक की रचना की थी। और सुत्त पिटक की रचना किसने की हुई थी? आनंद ने जो है सुत्त पिटक की रचना की हुई थी। और अभिधम्म पिटक की रचना किसने की हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक की जो रचना है ये मौगली पुत्र द्वारा की गई थी। मौगली पुत्र जो तिष्य थे उनके द्वारा यह रचना की गई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हम जो है नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था जिसमें लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकते। तो यह कार्य दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? यह कार्य जो है सवाई जयसिंह जी के द्वारा किया गया था। और सवाई जयसिंह दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या थे? एक बहुत विद्वान शासक थे, राजनीतिज्ञ थे, खगोलविद भी थे, और इनके पास में जो है ज्ञान का पर्याप्त जो है अनुभव था। इन्होंने दोस्तों वेधशाला बनवाई हुई थी। क्या बनवाई थी? आपसे पूछे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर वेधशाला बनवाई हुई थी, तो आप याद रखिएगा, भारत में लगभग 4-5 जगह जो है वेधशाला बनवाई हुई थी, खगोलीय वेधशालाएं थी इनकी। एक इन्होंने तो उज्जैन में बनवाई हुई थी, उज्जैन में। एक वेधशाला जो है इन्होंने जो है जयपुर में बनवाई हुई थी। और एक वेधशाला दोस्तों इन्होंने जो है काशी बनारस में बनवाई हुई थी। और एक वेधशाला दोस्तों इन्होंने दिल्ली में बनवाई हुई। अगर जय सिंह के बारे में दोस्तों बात की जाए तो यह औरंगजेब के जो है दोस्तों समकालीन थे।
और औरंगजेब ने इन्हें युद्ध करने के लिए छत्रपति शिवाजी के खिलाफ भेजा हुआ था। तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी को जो दोस्तों क्या कर दिया था कि संधि स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। और उनके जो संधि हुई थी उनके मध्य में वो कौन थी, पुरंदर की संधि हुई थी। और ये कब हुई थी, 1665 में हुई थी। इन्हें जो सवाई जयसिंह को दोस्तों उपाधि आपसे पूछा जाए इनकी उपाधि कौन सी थी, तो याद रखिएगा इनकी जो उपाधि है वो मिर्जा की उपाधि थी। तो आपको इतनी जो है बातें ध्यान रखना है सवाई जयसिंह के बारे में। चलिए अगली बात करते हैं, और जो अगला है इनके बारे में ध्यान रखिएगा। प्रश्न है आपका, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। फ्रेंड्स एक्चुअली में बात क्या थी, यह जो आपका 1861 का अधिनियम है, ये क्या है, 1861 का अधिनियम है। और इस टाइम पर जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था कौन, कैनिंग। क्या नाम था, कैनिंग। कैनिंग ने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद हुआ करती, क्या हुआ करती थी, कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी। इस कार्यकारिणी परिषद में एक पहले 4 सदस्य हुआ करते थे और 5th नंबर का सदस्य भी इसने ऐड कर दिया। और वो सदस्य कौन सा होता था दोस्तों, विधि का ज्ञाता होता था, यानी विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। और जो है इस परिषद में दोस्तों लगभग अतिरिक्त सदस्य भी जोड़े गए। क्या जोड़े गए, कानून निर्माण करने के लिए अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। और सदस्य कितने थे, 6 से 12 सदस्य जोड़े गए। तो पहली बार 6 से 12 लोग जो है दोस्तों अंग्रेजों के जमाने में शासन करने में क्या है कुछ अपनी भूमिका निभा पाए थे अंग्रेजों के जो है गवर्नर जनरल के अलावा। तो यही कारण रहा कि इसे जो दोस्तों क्या कहा गया कि कुछ मात्रा में जो है प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना था। इन 6 में से जो है कुछ सदस्य भारतीयों को ले लिया जाता था, 1 या 2 सदस्य ले लिए जाते थे। और इसी अधिनियम में दोस्तों जो ये 4 सदस्य बने थे, तो इसी के कारण जो है मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत हुई थी भारत में। क्या हुई थी, आपसे शायद प्रश्न पूछे कि मंत्रिमंडल व्यवस्था कब शुरू हुई थी, तो मंत्रिमंडल व्यवस्था भी इसी अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई थी। इसमें दोस्तों जो ये परिषद होती थी, तो इस परिषद के जरूरी नहीं है कार्यकारिणी परिषद के सभी जो है बातें किसके द्वारा मानी जाए, कैनिंग के द्वारा मानी जाए। इसलिए यदि परिषद नहीं है कानून बनाने के लिए, तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास में था, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी इसी अधिनियम में पहली बार आया हुआ था। तो ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि अध्यादेश का जो पहला प्रावधान कहाँ पर था, आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। चार्टर एक्ट दोस्तों 1817 का था। इसके द्वारा जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जो व्यापार होता था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर मैंने ऐसा बताया हुआ कि व्यापार को समाप्त कर दिया हुआ था, कंपनी को न समझ लेना। चार्टर एक्ट दोस्तों 1853 का था। इसमें जो है कंपनी के पूर्णतः व्यापार को समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ दिया गया था। और चाय और चीन के साथ में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी जो है इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त। 1858 का जो अधिनियम था, इसके माध्यम से क्या एक प्रावधान आया कि जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था वह देशी रियासतों के लिए अब क्या हो जाएगा, वाइसराय का पद सृजित किया गया। वाइसराय देशी रियासतों के लिए आपसे पूछे कि वाइसराय का पद जो है किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया, तो आप क्या बताएंगे, वो अधिनियम कौन था, 1858। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार में बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे द्वीप है, शायद में स्पेस में बनेंगे ही नहीं। तो अंडमान निकोबार के बारे में दोस्तों बता देता हूँ कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सैडल पीक है। और यह आपकी सैडल पीक कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है जहां तक मुझे याद है 738 मीटर जो है इसकी क्या है, ऊंचाई है। माउंट थुलियर जो है फ्रेंड्स यह है आपकी ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार। दोस्तों ये अलग अलग द्वीपों के नाम है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है फ्रेंड्स 642 मीटर है। तो जो आपसे पूछे कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो आप क्या बताएंगे, इसी को बताएंगे, माउंट क्लियर। इसके अलावा आपसे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अन्य बातें पूछी जाए तो आप क्या पूछेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर जो है काला पानी जेल है।
काला पानी झील कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ की दोस्तों जो राजधानी हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम जो है इसका नाम बदल कर दिया गया। अगली बात पूछी जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से आपसे कि सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि सावरकर हवाई अड्डा जो है, बीडी सावरकर हवाई अड्डा, वो कहाँ पर है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, जैसे ये क्या है, ऊपर का मान लीजिए अंडमान है और नीचे क्या है, निकोबार। वैसे इतने नहीं है भाई, ऊपर 4 द्वीप है, नीचे 3 द्वीप है। मैं यहाँ बनाऊंगा तो जगह नहीं है, इसलिए नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए है। तो 10 डिग्री चैनल दोस्तों क्या करता है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है। वो कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। आपसे पूछे जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका क्या नाम है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, और वो कहाँ पर स्थित है आपका, यही अंडमान निकोबार में स्थित है। और यदि यहाँ पर बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, बैरन द्वीप जो है यहाँ पर भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है, भारत का जो है सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है दोस्तों, अलग करता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपके सामने, कोडाई कनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित। तो फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक देखिएगा, आइंदा कभी गलत नहीं होगा जीवन में। एक पर्वत है जिसका नाम है फ्रेंड्स दक्षिण घाट पर्वत। कौन सा पर्वत है, दक्षिण घाट पर्वत। और दक्षिण घाट पर्वत है दोस्तों ये आपके सबसे दक्षिण में स्थित है, भारत के सबसे दक्षिण में। जैसे यहाँ देखेंगे ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये नीलगिरी हो जाएगा, फिर आपका जो ये पर्वत है ये है आपका दक्षिणी घाट। इसमें 3-4 पर्वत शामिल है। तो जो दक्षिणी घाट पर्वत है इसमें दोस्तों 3 पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। तो कौन कौन सी हैं, एक है फ्रेंड्स अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, कौन सी है, एक है आपकी अन्नामलाई। दोस्तों जिस प्रकार से टॉपिक पढ़ाया जाता है मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन का नाम है, लेकिन मैं यकीन मानिएगा काफी जो है अच्छे से आपको कंटेंट मिल रहा है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है एक, 3 पर्वत श्रेणी आती है किसमें, आपके दक्षिण घाट पर्वत श्रेणी में। एक है अन्नामलाई, एक है फ्रेंड्स आपकी कार्डमम पहाड़ी। कौन सी है, कार्डमम पहाड़ी। और इसी कार्डमम को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलायची पहाड़ियां भी कहा जाता है। और जो तीसरी पहाड़ी है वो है दोस्तों पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। ये 3 पहाड़ियां हैं दोस्तों जो किसमें आती हैं, आपकी दक्षिण घाट पर्वत में आती है। आप थोड़ा सा और देखिएगा, ये जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपकी अनाई-मुदी। क्या नाम है, अनाई-मुदी जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम पर्वत या इलायची पर्वत की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है फ्रेंड्स अगस्त्यमलाई। क्या नाम है, अगस्त्यमलाई जो है आपकी कार्डमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और जो पालनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका कोडाई कनाल। क्या नाम है, कोडाई कनाल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी। ये जो है फ्रेंड्स अनाई-मुदी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई। फ्रेंड्स और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। ये जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। कार्डमम पहाड़ी है यह भी आपकी जो है केरल में स्थित है। और जो पालनी पहाड़ी है ये आपकी कहाँ पर स्थित है, यह जो है आपकी तमिलनाडु में स्थित है। फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक अंत तक क्लास को देखिएगा, यकीन मानिएगा इतना कंटेंट आपको मिलेगा कि जो है आप बहुत ही जो है खुश हो जाएंगे। एक बात और यहाँ से प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है। भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे अनाई-मुदी, पूछे सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, भारत की दक्षिणतम
पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दिए गए ऑप्शन से जो उत्तर निकालेंगे, प्रश्न पूछ रहा है कोडाई कैनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे पालनी पहाड़ी पर दिया है कहीं ऑप्शन में, तो आपका ए ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से क्या क्रम होगा? दोस्तों मध्य भारत में जो पहाड़ी स्थित हैं उसको पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। तो मैकाल पहाड़ी दोस्तों ये सबसे पूर्व में पड़ती है, ये पश्चिम में कैसे आ जाएगी? ये गलत हो जाएगा। सतपुड़ा, फिर महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों। मैकाल यहाँ भी आगे गलत हो जाएगा। सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर पहले नहीं पड़ेगा, मैकाल के बाद पड़ेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? आपका ऑप्शन बी है, जिसे देखेंगे आप। मैं यहाँ पर छोटा सा मैप बनाऊं यदि भारत का, और आप इतने में यदि समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो यहाँ पर जो देखेंगे आप, ये जो पहाड़ी है फ्रेंड्स, ये है आपकी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ती है। पूरा का पूरा सतपुड़ा पर्वत है भाई। तो यहाँ पर देखेंगे सतपुड़ा पर्वत कई हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पर हो जाएगी आपकी महादेव श्रेणी, फिर महादेव के बाद है आपकी सतपुड़ा श्रेणी, और फिर हो जाएगी आपकी मैकाल श्रेणी, और मैकाल श्रेणी के बाद में हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। तो ये फ्रेंड्स क्या है आपकी इस प्रकार से क्रम में जो है आपको बताना था, पूर्व की ओर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए अगली बात करते हैं। आपसे पूछे ये सतपुड़ा जो मैकाल पर्वत कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। महादेव पर्वत मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर जो है दोस्तों ये मुख्यतः झारखंड में देखने को मिल जाता है। आपसे पूछे कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ हिल्स हो जाएगी, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल भी है। आपसे पूछे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे कि धूपगढ़ की जो ऊंची चोटी है वो क्या है? सबसे ऊंची चोटी इसकी। आपसे पूछे मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आप क्या बताएंगे कि अमरकंटक जो है मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? फ्रेंड्स भारतीय संविधान से पूछ रहा है कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स जैसे आप मूल संविधान में देखेंगे, मूल संविधान था उसमें कुछ स्थिति अलग थी, और जो वर्तमान में है कुछ अलग है। मूल संविधान में और वर्तमान में जो क्या क्या है आप देख सकते हैं। आपसे पूछे कि मूल संविधान में जो आपसे अनुच्छेद पूछे, दूसरे नंबर में आपसे क्या पूछे? संविधान में भाग पूछे। तीसरे नंबर में जो है आपसे पूछे अनुसूचियां पूछे। इन चीजों को जो है आप याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो आप क्या बताएंगे? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं दोस्तों? 448 अनुच्छेद हो गए हैं। मूल संविधान में कितने भाग थे? तो आप क्या बताएंगे कि मूल संविधान में दोस्तों 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। मूल संविधान में जो है फ्रेंड्स 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ये प्रश्न आपको चलिए पूछा है, कितने भाग पूछे हैं, कितने भागों में विभाजित है? तो वर्तमान में जो दोस्तों ये है 25 भागों में विभाजित। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? मतलब वह कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में 80% से ज्यादा पाया जाता है? वो फ्रेंड्स क्या है? कोशिका में जो है 80% से ज्यादा जो क्या होता है? पानी होता है। देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, जीव द्रव्य का 99% जो दोस्तों भाग होता है, जीव द्रव्य किसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा। ये जैसे क्या है आपकी कोशिका है। अब यहाँ पर जो दोस्तों क्या है? केंद्रक। कोशिका और केंद्रक के बीच में जो भी मटेरियल पाया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? जीव द्रव्य कह देते हैं। इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग भी होते हैं। पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव द्रव्य को भौतिक जीवन का आधार कहा था। तो इस जीव द्रव्य में दोस्तों कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? जो कोशिका का क्या है? तरल पदार्थ है। इसमें जो है दोस्तों ऑक्सीजन कितनी होती है? 76% होती है। और जो कार्बन होता है वो कितना होता है? 10.5% होता है। हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन क्या होता है? 2.5%। लेकिन ये सभी चीजों में दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? जीव द्रव्य का 80% भाग क्या होता है? जल होता है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगली। और अगला जो है हमारे पास में प्रश्न है 9 नंबर का, देखिएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो फ्रेंड्स, जो ऐसे कोशिकांग जो अपना स्वयं का डीएनए रखते हैं, मुख्यतः दो कोशिकांग है जिनके पास में स्वयं का क्या होता है, डीएनए होता है। एक क्या है आपका दोस्तों, एक है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा कोशिकांग जो है आपका वो है क्या, हरित लवक। हरित लवक की दोस्तों बात की जाए तो ये 3 प्रकार का होता है आपका हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों याद रखिएगा, इसके पास में ये डीएनए भी होता है, प्लस ध्यान रखिएगा ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग भी हैं। क्या है ये, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग भी हैं। इसीलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। जिनके पास में स्वयं का डीएनए होता है उन्हें क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं की दोस्तों वंशागति भी कर सकते हैं और ऊर्जा का उत्पादन तो कर ही लेते हैं कोशिकांग। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का क्या कहते हैं, इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम खाते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज लेते हैं रोटी के माध्यम से, चावल के माध्यम से, उस ग्लूकोज से दोस्तों क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन फास्फेट, जो कि क्या है दोस्तों, यह हमारी मुद्रा है। जिस प्रकार से हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है बाजार में जाने के लिए, शरीर में जो है कार्य करने के लिए इस एटीपी की आवश्यकता होती है। हरित लवक की बात की जाए तो फ्रेंड्स, हरित लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है फ्रेंड्स वर्णी लवक, एक होता है आपका अवर्णी लवक, और एक होता है आपका हरित लवक। सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या बताया है, जो लवक होते हैं, लवक लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। लवक को इंग्लिश में जो क्या बोल देते हैं हम, प्लास्टिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्लास्टिड बोला जाता है। तो ये दोस्तों जो वर्णी लवक होता है ये क्या कार्य करता है, तो इनके कार्य भी देख लीजिएगा। तो वर्णी लवक जो है दोस्तों, यह है पादप के जो उन भागों में पाया जाता है जहां पर रंग होते हैं, जैसे कि फूल वाले भागों में पाया जाएगा। तो ये पौधे को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जो अवर्णी लवक है ये जड़ में पाया जाता है, और जो है खनिज लवण का अवशोषण करता है। क्या करता है, खनिज का जो है जल का अवशोषण करता है। और हरित लवक जो है दोस्तों, हरे भागों में पाया जाता है, पौधे के हरे भाग में, और यह जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है, प्रकाश संश्लेषण में अपना योगदान देता है। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं, आई होप आई होंगी। तो आपसे पूछा है कि कौन से कोशिकांग है जिनके पास में क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है। वो कौन से हैं दोस्तों, दिए गए ऑप्शन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आपसे पूछे आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को। क्यों, क्योंकि इसके पास में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते। गोल्जी काय को दोस्तों ट्रैफिक मैन ऑफ द सेल कहा जाता है। सेंट्रियोल, सबसे पहले कोशिका विभाजन यहीं से जो है, विभाजन कहाँ से शुरुआत होता है, सबसे पहले दोस्तों सेंट्रियोल से ही विभाजन शुरुआत होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ। फ्रेंड्स से ध्यान रखिएगा जरा, अवमूल्यन कहते किसे हैं, तो अवमूल्यन दोस्तों एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, उस देश की जो मुद्रा होती है, क्या होती है, उस देश की जो मुद्रा होती है, उस मुद्रा के मूल्य को अन्य देशों की तुलना में क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, इसका परिणाम दोस्तों यह होता है कि जो देश से निर्यात हो रहा होता है, क्या होता है, निर्यात वो नहीं होता है, वो घटने लगता है। निर्यात क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और देश में दोस्तों निवेश बढ़ने लगता है। क्या, निवेश जो है यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो निवेश बढ़ने से क्या हो जाता है, उस देश की अर्थव्यवस्था जो है समृद्ध हो जाती है। क्या भारत में कभी अवमूल्यन किया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में हमने 3 बार अवमूल्यन किया। भारत में कितने बार अवमूल्यन हुआ है, आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप, 3 बार। कब कब हुआ है, एक बार जो है आपका 1949 में हमने किया था,
दूसरी बार जो है 1966 में किया था और तीसरी बार अवमूल्यन जो है 1991 में किया था। और ये जो दोस्तों 1991 का अवमूल्यन किया था, 2 चरणों में किया था। प्रथम चरण 1991-90 में था और दूसरा जो है आपका 1991 में। तो आपके पास में सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 3 बार अवमूल्यन किया था ये आपके पास में। अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने जन्मभूमि, तो मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल थे, कहा गया भाई ये, जिन्होंने जन्मभूमि नाम से क्या निकाला था, एक पत्र निकाला हुआ था, वो कौन से राज्यपाल थे? दोस्तों वह राज्यपाल कौन थे आपके? पट्टाभी सीतामरैया जो क्या थे वह राज्यपाल थे। हरि विनायक पाटस्कर दोस्तों ये जो है दूसरे राज्यपाल थे जो संविधान सभा। चलिए बात कर लेते हैं पट्टाभी सीतारमैया जी के बारे में। और आप जब इनके बारे में बात करेंगे पट्टाभी सीतारमैया के बारे में तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, चलिए देखते हैं। आपसे पूछे कि इनका दोस्तों जन्म कहाँ पर हुआ था। एक तो इनसे क्या पूछा जाए, आपसे जन्म को लेकर के प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यह जो है संविधान सभा के सदस्य रहे। क्या रहे हैं? संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। तीसरी बार आपसे पूछी जाए कि इन्होंने जो है एक पत्रिका निकाली थी, जो कि क्या उनकी पत्रिका थी? जन्मभूमि नाम की पत्रिका निकाली थी और यह दोस्तों अंग्रेजी में थी, साप्ताहिक एक पत्रिका थी। त्रिपुरी संकट दोस्तों, दोनों लोग जो है पट्टाभी सीतारमैया जी और सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में चुनाव में खड़े हो गए, तो त्रिपुरी संकट में इनको क्या करना पड़ा? त्रिपुरी में जो है हार का सामना करना पड़ा। यह दोस्तों 1948 में जो है आजादी के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके क्या बने? अध्यक्ष बने। इन्होंने दोस्तों एक कथन कहा, क्या कथन कहा? कि जो राज्यपाल होता है, क्या होता है? राज्यपाल जो है, राज्यपाल का कार्य क्या है? सिर्फ मेहमानबाजी का है। मेहमानबाजी का जो है राज्यपाल का कार्य है। प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और यह जो है मध्य प्रदेश के दोस्तों प्रथम राज्यपाल थे कौन? पट्टाभी सीतारमैया। इसके अलावा जो सीतारमैया जी थे, यह फ्रेंड्स सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति हैं। लगभग ये 7 माह 12 दिन तक जो है राज्यपाल रहे। इतनी बातें आपको ध्यान रखना पट्टाभी सीतारमैया जी से। अगली बात करते हैं, इनकी पुस्तक भी है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस एक पुस्तक है रहने। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरता? अब इसे आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों कौन सा है भाई? 30 है, चौथे से 30 है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है ये कहाँ से गुजरता है? तो इसको दोस्तों याद करने के लिए मैं सीधी सी एक ट्रिक बता रहा हूँ और आप जो है रट लीजिएगा। क्या है? इसे रट लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है जम्बू। जम्बू मतलब जामुन आप जानते होंगे। जम्बू का रस दे, मतलब एक व्यक्ति जो है जूस मांग रहा है, कहते ही आपको ध्यान रखना है कि जम्बू का जूस यानी कि रस दे, उसका जूस निकाल रहा है। तो जा से क्या हो जाएगा आपका? जा से हो जाएगा जो है जबलपुर। और जो आधा माह है उससे क्या हो जाएगा? मंडला हो जाएगा। और बा से क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर में जो है दोस्तों हो जाएगा आपका बालाघाट। और चौथे नंबर में जो है वो हो जाएगा आपका कटनी। का से क्या हो जाएगा? कटनी। और 5वें नंबर में हो जाएगा दोस्तों आपका रा से रीवा। और 6वें नंबर में आपको हो जाएगा सा से सतना। और 7वें नंबर में क्या हो जाएगा भाई? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। देश से क्या है कोई जिला आता है, जैसे डिंडोरी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डिंडोरी। तो इतने 7 जिलों से जो है आपका क्या जाता है? ये नेशनल हाईवे 30 गुजरता है। बस आपको क्या करना है, प्रश्न जो आएगा आपको यही आएगा, कहाँ से गुजरता है कहाँ से नहीं गुजरता है, ट्रिक याद कर लेनी है। इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। या फिर आप चाहें तो मैप याद कर सकते हैं, लेकिन भाई मैप में इतनी क्लियरिटी कहाँ, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश से जाता है। तो इसी प्रकार से आप याद करिएगा, आ जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? कहाँ से नहीं गुजरता है दोस्तों? रीवा से जाता है।
जबलपुर से जाता, सतना से जाता, सिवनी से नहीं जाता, तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एक सेकेंड में समझ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 34 है आपका मध्य प्रदेश से किस जिले से गुजरता है? और दोस्तों इसे याद करने के लिए आपको क्या याद करना है, फिर से एक ट्रिक याद करना है। 34 की बात की जाए तो दोस्तों एक जो है आदमी है, ये क्या है, आप एक आदमी है, ठीक है, ये जो है एक आदमी है, और ये जो है एक औरत है। औरत भाई थोड़ी सी ऐसी होगी ना, ठीक है, तो ये आदमी है और ये जो है औरत है। अब जो ये औरत है पता नहीं आगे चलती है, ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा, तो ये क्या है आपका मेल है और ये क्या है आपकी फीमेल। ये क्या खा रही थी, आप छुही जानते हैं, गेरू जानते होंगे, तो गेरू के जैसा ही सफेद कलर का जो होता है उसे क्या कहते हैं, छुही कहते हैं। ये जो है गाँव में औरतें बहुत ज्यादा खाती हैं इसे। तो ये छुही जो है खा रही थी, तो इस व्यक्ति ने क्या कहा कि आइंदा अगर छुही खाओगी यानी कि ये मिट्टी खाओगी तो क्या कर दूंगा, मैं जो है जबरन आपका क्या कर दूंगा, जो मुंह है उसे सी दूंगा, मुंह जो है सी दूंगा। ठीक है, तो ये मुंह सिलने की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो है छुई खाई तो क्या होगा आपका, जबरन क्या कर दिया जाएगा, मुंह मुंह सी दिया जाएगा, यानी कि सिल दिया जाएगा, अगर छुई फिर नहीं खा पाओगे। यही में जो है आपके दोस्तों नेशनल हाईवे 34 के सभी जिले छुपे हुए हैं। कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। छा से हो जाएगा आपका छतरपुर, छतरपुर से जाता है छतरपुर, और ऐसा हा से कोई जिला आता है क्या, ठीक है, जबल से हो जाए, जबरन से हो जाएगा आपका जबलपुर, जबलपुर, और मोह से हो जाएगा आपका दमोह है, और सी से हो जाएगा आपका सिवनी। इन जिलों से जाता है। हरदा हो सकता है भाई क्या, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड से, किस से गुजरता है, तो ये छतरपुर से जो है आपका गुजरता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और नेक्स्ट प्रश्न है काठी नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, काठी नृत्य जो है आपका कहाँ प्रचलित है, ये निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है। थोड़ा सा फास्ट मुझे करवाना होगा, देखिएगा दोस्तों, निमाड़ क्षेत्र का है, तो निमाड़ क्षेत्र कुछ और लोक नृत्य देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। एक तो आपका काठी नृत्य हो जाएगा, निमाड़ क्षेत्र में ही दोस्तों पेपरिया प्रचलित है, निमाड़ में जो है डंडा नृत्य प्रचलित है, और आड़ा खाड़ा नृत्य भी प्रचलित है निमाड़ में। निमाड़ में ही आपका मंडलिया नृत्य प्रचलित है, और रजवाड़ी नृत्य भी आपका कहाँ पर प्रचलित है, निमाड़ में ही प्रचलित है। कौन सा नृत्य, रजवाड़ी नृत्य। अगली बात की जाए गणगौर दोस्तों नृत्य न होकर के एक उत्सव है, ये भी आपका निमाड़ में ही मनाया जाता है। इतनी बातें कहाँ की है, निमाड़ के दोस्तों सभी के सभी लोक नृत्य हैं। अब थोड़ा सा काठी नृत्य की दोस्तों बात करें, काठी नृत्य के बारे में देखिएगा, जो भगत क्या होता है दोस्तों, जो काठी नृत्य करने वाला होता है, क्या होता है, नर्तक जो होता है उसे क्या कहते जाते हैं, भगत कहा जाता है, काठी नृत्य करने वाले। काठी नृत्य दोस्तों एक सामूहिक नृत्य है, मतलब समूह में लोग नृत्य करते हैं, और ये काठी नृत्य दोस्तों पुरुष प्रधान नृत्य है, आपको ये भी ध्यान रखना। कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान, और ये कहाँ प्रचलित है, निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। और कब किया जाता है दोस्तों, इसका अवसर क्या है, तो ये देव प्रबोधनी एकादशी से लगा करके महाशिवरात्रि के बीच में किया जाता है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, काठी नृत्य के बारे में और निमाड़ के लोक नृत्यों के बारे में हमने बात की। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मालवा क्षेत्र में प्रचलित नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें दिए गए ऑप्शन के अनुसार, राई नृत्य जो है आपका दोस्तों कहाँ पर प्रचलित है, ये मध्य प्रदेश के जो है ये बुंदेलखंड रीजन में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, बुंदेलखंड रीजन में जो है आपका राई नृत्य किया जाता है, तो ये आपका मालवा में नहीं। तो मालवा में कौन कौन से किए जाते हैं, देखिएगा, जो मालवा के लोक नृत्य हैं दोस्तों, मालवा में जो है एक आपका, जस्ट मिनट जस्ट मिनट, क्या ये ऑटोमेटिक चल रहा है,
कि मालवा में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित है। दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, मटकी नृत्य कहाँ पर प्रचलित है, तो आप क्या बताएंगे कि मालवा में प्रचलित है। दूसरा आपसे पूछा जाए, आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है, मटकी नृत्य, एक ध्यान रखना है आपको झाला नृत्य, झाला नृत्य एक ध्यान रखना है आपको, फूलपाती, फूलपाती नृत्य एक ध्यान रखना है, झाला, फूलपाती, एक जो है यहाँ पर टुटिया नृत्य भी है, टुटिया, टुटिया नृत्य भी किया जाता है। एक यहाँ पर जो है आपका हुंडी नृत्य भी होता है, हुंडी नृत्य भी होता है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स हैं वही है आपके कि जो रजवाड़ी नृत्य भी यहाँ पर हो जाता है, आड़ा खाड़ा भी हो जाता है, डंडा भी हो जाता है, तो बाकी वहीं के हैं। चलिए बात करते हैं भगोरिया नृत्य। दोस्तों यह आपका भील जनजाति में प्रचलित है, लेकिन मालवा में भी किया जाता है। भील जनजाति मुख्यतः अलीराजपुर में होता है और यह लगभग 8 दिनों तक जो है 8 दिवसीय होता है, 8 दिन तक। होली के समय पर यह किया जाता है। यह एक विवाहिक भी है दोस्तों, इसमें विवाह भी हो जाता है जब जिसके गुलाल उलाल लगा दिया जाता है। तो गुलालिया वास्तव में जो है भगोरिया के 3 भाग होते हैं, बात करेंगे जब भगोरिया अलग से आएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। दोस्तों अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन से स्तूप स्थित हैं, तो उनकी थोड़ा सा बात कर लीजिएगा। तो देखिएगा मध्य प्रदेश में जो है आपका एक रीवा में एक स्तूप स्थित है, और रीवा के स्तूप को क्या कहा जाता है दोस्तों, रीवा में स्तूप स्थित है। आपको मिल जाएगा एक स्तूप जो है उज्जैन में मिल जाएगा, एक स्तूप जो है दोस्तों आपका खरगोन में मिल जाएगा, खरगोन में मिल जाएगा, उज्जैन में मिल जाएगा, एक आपको जो है सतना में देखने को मिल जाएगा स्तूप, और एक कुछ स्तूप है आपके रायसेन जिले में देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्तूप कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो रीवा में जो है आपका कौन से स्तूप स्थित है, देवर कोठार स्तूप कहाँ पर स्थित है, आपका रीवा जिले में स्थित है। उज्जैन में देखेंगे तो आपका जो यहाँ पर वैश्य टेकरी स्तूप कहाँ पर स्थित है, ये जो है आपका फ्रेंड्स है उज्जैन में स्थित है। खरगोन में जो है यहाँ पर फ्रेंड्स है कसरावद स्तूप स्थित है, कसरावद स्तूप कहाँ पर स्थित है, आपका खरगोन में है। और सतना में जो है आपका कौन सा है, हरहुत स्तूप कहाँ पर स्थित है, आपका सतना में स्थित है। और रायसेन में दोस्तों 3 स्तूप देखने को मिल जाएंगे, एक तो आपका सांची का स्तूप है, एक हो जाएगा आपका जो है सतधारा स्तूप हो जाएगा सांची में, और एक जो है दोस्तों अंधेर का स्तूप भी कहाँ पर स्थित है, आपका ये सांची में अंधेर स्तूप है। तो ये 3 स्तूप कहाँ पर है, सांची में है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा रायसेन में स्थित नहीं है, तो दोस्तों सतधारा भी है, सोनारी भी है, अंधेर का भी है, देवर कोठार स्तूप नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है आपका, ये आपका जो है रीवा में स्थित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेनानी दधि अज्ज की उपाधि किसने धारण की थी। दोस्तों सेनानी दधि अज्ज की जो उपाधि है ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा धारण की गई थी। पुष्यमित्र शुंग कौन था दोस्तों, यह जो है शुंग वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक था, शुंग वंश का संस्थापक था। एक प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि जो शुंगों के पूर्वज थे क्या थे, जो शुंगों के पूर्वज थे वो कहाँ संबंधित थे, वो दोस्तों उज्जैन से संबंधित थे, पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र जो है तो कालिदास जी ने क्या लिखा हुआ, एक नाटक लिखा हुआ जिसका नाम है माल विकाग्निमित्रम। क्या नाम है, माल विकाग्निमित्रम, विकाग्निमित्रम। तो इसमें दोस्तों जो मालविका है एक लड़की का नाम है, और अग्निमित्र जो है शुंग वंश का शासक है। मालविका जो है दोस्तों ये विदर्भ देश की राजकुमारी है, विदर्भ की राजकुमारी है, और जो अग्निमित्र है ये विदिशा का राजकुमार है, यानी कि शुंग शासक है। एक बार की बात है कि पुष्यमित्र शुंग अपने बच्चे जो है अग्निमित्र को भेजते हैं विदर्भ राज्य में शांति करने के लिए, तो वहां पर जो है फोटो देख लेता है। अगर आप दोस्तों ये डिटेल में कहानी देखना चाहते हैं तो मेरे जो प्ले लिस्ट में देखिएगा ऐतिहासिक कहानियां, वहां पर आपको ये जो है नाटक को मैंने बहुत अच्छे चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है। तो वहां पर जो है प्रेम हो जाता है, इसी प्रेम कहानी का वर्णन इसमें मिलता है। तो माल विकाग्निमित्रम पुस्तक किसकी है, जो नाटक है एक कालिदास जी का नाटक है। अगली बात करते हैं, तो दोस्तों ये भागभद्र हैं, भागभद्र ने भागवत भी कहा जाता है, और इनके समय पर एक यूनानी राजदूत जो है जिसका नाम था हेलियोडोरस, ये विदिशा में आया हुआ। क्या, हेलियोडोरस नाम का राजदूत आया हुआ था, और इसने क्या कर लिया,
यहाँ आकर के भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और इस भागवत धर्म के लिए जो है एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर दी। क्या? गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर दी। और ये गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? ये विदिशा में स्थित है, विदिशा में स्थित। चलिए, ये जो है दोस्तों शुंग वंश का क्या था? अंतिम शासक था, ये भी ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं और अगली जो प्रश्न है हमारे पास, औलिकर वंश का शासन कहाँ पर था? ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों औलिकर वंश का शासन जो है आपका मालवा में था और इनकी जो दोस्तों राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी? दसपुर जो है इनकी राजधानी थी। खासतौर से मंदसौर वाला क्षेत्र जो है इनका शासन हुआ करता था। फ्रेंड्स, बात करें औलिकर वंश की तो इसमें ध्यान रखना कि औलिकर वंश जो है भाई मिटाना पड़ेगा। आपसे पूछे कि औलिकर जो वंश के बारे में कुछ खास बातें तो आप क्या है बताइएगा, बता रहा। इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? तो यशो वर्मा जो है इसका संस्थापक था। दूसरी बात, इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया भाई एमपीपीएससी 2024 में। सोंधानी अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो इनकी जानकारी जो दोस्तों सोंधानी लेख और मंदसौर लेख, जो मंदसौर लेख के रचनाकार है वो कौन है? वत्स भट्टी साहब है। वत्स भट्टी जो है इसके क्या है? लेखक है। तो इनसे जानकारी प्राप्त होती है। आपसे पूछे कि इनकी राजधानी क्या थी? दसपुर थी। और मंदसौर अभिलेख दोस्तों किसका है? ध्यान रखिएगा, बंधु वर्मा का अभिलेख, लेकिन जानकारी जो है इसकी भी मिलती है। ये बातें आपको ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में कि मध्य प्रदेश और आर्कियन की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? यानी सीधा सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानें, आर्कियन युग की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा फ्रेंड से? पहली बात समझिएगा दोस्तों, जो चट्टानें होती है ना तो पूरी की पूरी देख लीजिएगा, जिंदगी में नहीं भूलेंगे कभी भी। तो एक जो है आपकी सबसे जो है पहले होती है दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्या होती हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं। फिर आपके पास में मिलेंगी जो महत्वपूर्ण है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर आपको ध्यान रखना है कोड़प्पा क्रम की चट्टानें, कोड़प्पा क्रम की चट्टानें। फिर आपको ध्यान रखना है विंध्यन क्रम की चट्टानें। फिर आपको ध्यान रखना है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इतनी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो चट्टानें दोस्तों इस धरती पर आई थी उन्हें क्या कहते हैं? आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। ये क्या सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं और ये मध्य प्रदेश में दोस्तों कहां पर पाई जाती हैं? बुंदेलखंड में पाई जाती है, बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। और इसके उदाहरण हैं दोस्तों ग्रेनाइट और नीस। किसके उदाहरण है? आर्कियन चट्टानों के उदाहरण। आर्कियन चट्टानों में दोस्तों ताप दाप के कारण चट्टानें किसमें परिवर्तित हो गई? धारवाड़ में परिवर्तित हुई। धारवाड़ में दोस्तों पहली बात ध्यान रखिएगा, ये जो धातु खनिज इसमें देखने को मिलते हैं, धातु में देखने को मिलते हैं, सोना चांदी तांबा मैग्नीज। और ये जो है मध्य प्रदेश में 3 जगह पाई जाती है, आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा सा प्रश्न आता है। ये जो है दोस्तों एक जगह जबलपुर में पाई जाती हैं, एक जगह जो है आपकी बालाघाट में पाई जाती हैं और एक जगह है आपकी जो दोस्तों छिंदवाड़ा में पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सकोली श्रेणी मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? सकोली श्रेणी, तो सकोली श्रेणी दोस्तों जबलपुर में पाई जाती है जो धारवाड़ क्रम से संबंधित। आपसे पूछे चिल्पी श्रेणी, अभी पेपर उठाकर भाई देख लीजिएगा, कई बार ये पूछे गए प्रश्न है। चिल्पी श्रेणी कहाँ पाई जाती है? बालाघाट। और सौंसर श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? सौंसर। आपसे पूछे सौंसर श्रेणी कहाँ पाई जाती है तो आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे आपके छिंदवाड़ा में पाई जाती है। कोड़प्पा क्रम की चट्टानें दोस्तों इसमें जो है हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों जो बिजावर चट्टानें हैं, बिजावर क्रम की सीरीज है, बिजावर श्रेणी है, वो किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है, हीरे के लिए जानिए। विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं दोस्तों, इनमें क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में दोस्तों क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड में मिलती है आपकी ग्रेनाइट यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं हम बेतवा नदी को।
आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो हो जाएगी आपकी नर्मदा की। एक गंगा को लेकर के दोस्तों प्रश्न बनता रहता है बार बार जो है, देखिएगा गंगा क्या है। तो गंगा क्या है, भारत की एक नदी है जो सबसे लंबी नदी भी है और पवित्रतम भी मानी जाती है। तो दोस्तों आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, एमपी की गंगा, किस आधार पर मैं बात कर रहा हूं, पवित्रता के आधार पर। किसके आधार पर, पवित्रता के आधार पर। फिर दूसरा पूछे आपसे मध्य प्रदेश की गंगा, लेकिन ये गंगा किस आधार पर है, प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर। फिर आपसे पूछे बुंदेलखंड की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा। फिर आपसे पूछे मालवा की गंगा, मालवा की गंगा। फिर आपसे पूछे आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखना। तो आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर किसे कह देंगे दोस्तों, नर्मदा नदी को जो है पवित्रता के आधार पर कह दिया जाएगा। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी हो जाएगी, बेतवा नदी हो जाएगी। बुंदेलखंड की गंगा कौन सी हो जाएगी, बेतवा नदी हो जाएगी। मालवा की गंगा कौन सी नदी हो जाएगी, आपकी क्षिप्रा नदी हो जाएगी। और आदिवासियों की गंगा कौन सी नदी हो जाएगी, आपकी माही नदी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है। तो दोस्तों बेतवा नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है, रायसेन में कुमरा गांव से होता है। देखिएगा आपसे दोस्तों पूछे बेतवा नदी के बारे में, आपसे पूछे उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे, रायसेन जिले से जो है बेतवा नदी का उद्गम होता है। आपसे पूछे मुहाना कहाँ पर है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो जालौन के पास में जो है यमुना नदी में मिल जाती है। आपसे पूछे इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई मुझे लगता है याद नहीं मैं कर पाऊंगा, तो डाटा अवेलेबल करता है लगभग रहने दीजिएगा अपना। प्राचीन नाम इसका क्या है, तो प्राचीन नाम आप क्या बताएंगे, बेत्रवती जो है इसका प्राचीन नाम है। इसका जो आपकी बेतवा नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बताना है इसका प्राचीन नाम क्या है, बेत्रवती जो है इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों जो है धसान इसकी एक सहायक नदी है, जामनी जो है इसकी एक सहायक नदी है, और बीना भी इसकी क्या है, एक सहायक नदी। अगली बात करते हैं इसमें घाट कौन से स्थित है दोस्तों, तो बेतवा नदी पर स्थित है आपका कंचन घाट, और ये कहाँ पर पड़ता है आपका फ्रेंड्स, ये ओरछा में पड़ता है। परियोजना कौन कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, राजघाट परियोजना दोस्तों किस पर स्थित है, राजघाट परियोजना ये कहाँ पर स्थित, इसी में स्थित है। और एक है आपकी हलाली परियोजना, हलाली परियोजना जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहते हैं, हलाली परियोजना ये आपकी विदिशा में पड़ती है हलाली परियोजना। और जो राजघाट परियोजना है मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश। सही जवाब आपको मिल गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम जो है इंदौर से होता है, और इंदौर में कहाँ से होता है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव पहाड़ी, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है वांचू पॉइंट, वहां से इसका उद्गम होता है। बात करें मध्य प्रदेश की नदियों के उद्गम की बात करेंगे दोस्तों, तो आपसे पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जो नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वो आपका अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आपसे पूछे चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स इंदौर से जो है आपका चंबल नदी से उद्गम होता है, चंबल का। सोन नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे, अमरकंटक से ही क्या होता है, सोन नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बैतूल जिले से जो है आपका ताप्ती नदी का उद्गम होता है। बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे, रायसेन जिले से जो है बेतवा का उद्गम होता है। माही का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, धार जिले के मिंडा गांव से होता है। पेनगंगा का उद्गम फ्रेंड्स कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे, इस सिवनी जिले के जो मुड़वारा गांव है, मुंड्रा गांव, वहां से होता है, सिवनी से। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स, विदिशा की लाटेरी तहसील से होता है, विदिशा कहाँ से होता है,
पूर्वी दिशा से जो है इसका होता है आपका सिंध का। केन नदी का उद्गम जो होता है आपका दोस्तों ये कटनी जिला से जो है होता है। और तवा नदी का उद्गम जो है आपका ये दोस्तों होशंगाबाद जिले से होता है आपका तवा नदी का उद्गम। क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है दोस्तों ये भी आपका इंदौर की काकरीवर्डी पहाड़ी से होता है। और पेंच नदी का उद्गम जो है आपका ये कहाँ से होता है, छिंदवाड़ा जिले से होता। टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सतना से होता है। और वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, ये भी आपका बैतूल के वर्धन शिखर से। इस प्रकार से फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की लगभग सभी नदियों के मैंने उद्गम स्थल एक प्रश्न में बता दिए। चलिए अगर आपको पसंद आ गई है क्लास लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो 3 प्रश्न बचेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। और इन्होंने ही 1954 में जो है 48 में भाई परमाणु ऊर्जा विभाग बनवाया हुआ था। इनकी अध्यक्षता में जो है 1948 में क्या बनाया गया, विभाग बनाया गया। 1900 परमाणु ऊर्जा आयोग पहले बना हुआ था भाई, पहले आयोग। और फिर जो है 54 में क्या बना था आपका, विभाग बनाया गया था। 54 में जो है विभाग बनाया गया था। इसके पहले 1945 में जो है एक संस्थान भी बनाया हुआ था मुंबई के अंतर्गत। विक्रम साराभाई को दोस्तों अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का। चेतन सोलंकी दोस्तों सोलर मैन ऑफ इंडिया, सौर ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। विजय भटनागर को जो है दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इतनी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोफिया किस प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उदाहरण है। तो फ्रेंड्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है क्षमता के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली होती है वीक एआई, दूसरी होती है जनरल एआई, तीसरी होती है सुपर एआई। ये ऐसी एआई होती है दोस्तों ज्यादा इसकी समझदारी नहीं होती है, ये एक प्रकार की मशीन होती है। और इसका उदाहरण क्या है आपकी अलेक्सा श्री क्या है आपकी वीक एआई के उदाहरण है, जो एक सीमित समझ जो इतनी मतलब प्रोग्रामिंग की जाती है वही बस समझ पाते हैं। जनरल एआई दोस्तों ये मनुष्य के समान समझने की क्षमता रखती है, क्या मनुष्य के समान जो है समझने की क्षमता रखती है। और ये इसमें जो है आपकी सोफिया इसका क्या हो जाएगी, उदाहरण हो जाएगी सोफिया। सुपर एआई दोस्तों ये मनुष्य से तेज होती है, मनुष्य से क्या होती है, मनुष्य से भी क्या होती है, तेज होती है। ये भी हालांकि बहुत कम दोस्तों है लेकिन भविष्य में संभावना है। क्या कहता है, सोफिया किसका उदाहरण है दोस्तों, जनरल एआई का आपका उदाहरण। अगली बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स से, भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड रोबोट कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो 3D प्रिंटेड रोबोट है पहला वो कौन सा है, मानव। दक्ष जो है दोस्तों डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है रोबोट ये, और ये बम को डिफ्यूज करने वाला है। व्योम मित्रा जो है आपका इसरो द्वारा बनाया गया रोबोट है, जो गगनयान मिशन में जाएगा। किसमें जाएगा, गगनयान मिशन। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपको यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइन अच्छी कमेंट में लिख सकते हैं। फिर भी पता नहीं भाई क्यों लोगों द्वारा जो है क्लास को पसंद नहीं किया जाता है। बड़ी बड़ी जो है कोचिंग के पीछे भागना जो है हमारी क्या है, आदत सी हो गई है। वास्तविकता को जो है पहचानिएगा फ्रेंड्स, गुणवत्ता को कंटेंट की पहचानिएगा, और जो है क्वालिटी पर जो है टेस्ट निकलेगा, यकीन मानिएगा, सिर्फ दिखावे से नहीं। धन्यवाद।